मैं तुम्हें डबल पैसे दे रहा हूँ। अगर कल आलिया की बारात आई तो तुम सबकी लाशें गिरेंगी। इतने टुकड़े करूंगा कि पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। एक पुराने विरार गोदाम में उसकी आवाज किसी दहाड़ की तरह गूंजी। काले रंग के सूट में, कंधे पर महंगी शॉल डाले, वह शख्स किसी तबाही की तरह उन गुंडों के सामने खड़ा था। उसके लहजे में इतनी ठंडक और दहशत थी कि उन शातिर मुजरिमों के माथे पर भी पसीना आ गया। उसने नोटों से भरा भारी ब्रीफकेस टेबल पर पटका। नोटों की गड्डियां साफ दिख रही थी। ये तो बस शुरुआत है। काम होने के बाद इससे दोगुनी रकम तुम्हारे ठिकाने पर पहुंच जाएगी। लेकिन याद रहे, लड़के को सिर्फ गायब करना है, खत्म नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी दुल्हन के घर में शादी वाले दिन कोई मातम हो। उसने सिगरेट का कश लेते हुए धुआं हवा में उड़ा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून और खून सवार था। वो इरफान खान था, खानदान का सबसे बड़ा और अमीर लड़का। 30 साल का इरफान, जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि बड़े बड़े उसके सामने नजरें उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। काम हो जाएगा साहब। लड़का तो क्या, उसकी परछाई भी शादी के हॉल तक नहीं पहुंच पाएगी। गुंडों के लीडर ने दांत दिखाते हुए पैसे समेटे। इरफान ने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। गुड। याद रखना, आलिया सिर्फ मेरी है। वो बचपन से मेरी थी, बस इस बात का एहसास नहीं था। और जो चीज इरफान खान की हो उसे छूने की कोई सोच भी नहीं सकता। वो मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आज रात वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी खेलने जा रहा था। एक ऐसी बाजी जिसमें जीत सिर्फ और सिर्फ उसकी होनी थी। हवेली में शादी का जश्न अपने चरम पर था। चारों तरफ लाइट्स की जगमग, ढोल की आवाज और महंगी परफ्यूम्स की खुशबू फैली हुई थी। जब इरफान गाड़ी से उतरा तो उसके चेहरे पर एक जीत वाला सुकून था। वो जानता था कि कुछ ही देर में यहाँ क्या ड्रामा होने वाला है। वो मर्दाने हिस्से की बजाय सीधे औरतों वाले सेक्शन की तरफ बढ़ा। गैलरी से गुजरते हुए उसकी नजर सजे हुए कमरे पर पड़ी, जहाँ आलिया अपनी सहेलियों के बीच बैठी थी। लाल रंग के लहंगे और भारी गहनों में सजी वो किसी परी जैसी लग रही थी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती देखकर एक पल के लिए इरफान के दिल की धड़कन भी थम गई। वो 18 साल की एक नाजुक कली थी और वो 30 साल का एक सख्त मर्द। उम्र का ये 12 साल का फासला इरफान के जुनून के आगे कोई मायने नहीं रखता था। जैसे ही आलिया की नजर दरवाजे पर खड़े इरफान पर पड़ी, वो खुशी से चहक उठी। वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसका एक कजिन ही उसके होने वाले शोहर के किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है। उसे तो बस इतना पता था कि उसका मंगेतर उसे धोखे से बीच रास्ते छोड़ गया है। वो इरफान के गले लगकर बुरी तरह रो रही थी। भाई, वो बेवफा मुझे सबके सामने अकेला छोड़कर भाग गया। रोते वक्त जब वो उसके करीब आई तो इरफान का दिल जोर से धड़का। उसकी नजर आलिया के डीप गले पर पड़ी और वो खुद पर काबू खोने लगा। वो बस उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की मुहर लगाना चाहता था। उसे आलिया मिल चुकी थी, एक ऐसी दुल्हन जिसकी डोर अब पूरी तरह इरफान के हाथ में थी। इरफान के जबड़े भींच गए। भाई, यही वो शब्द था जिससे उसे नफरत थी। वो उसे अपनी महबूबा समझता था, जबकि आलिया उसे अपना बड़ा भाई और अपना मसीहा मानती थी। कैसी हो गुड़िया? उसने अपने अंदर उठते तूफान को काबू में किया और चेहरे पर वही पुरानी संजीदगी ओढ़कर कमरे में दाखिल हुआ। मैं बहुत नर्वस हूँ भाई। उमर अभी तक नहीं आया, बारात बहुत लेट हो रही है, उसने मासूमियत से कहा। इरफान उसके और करीब गया। उसका दिल किया कि इसी वक्त उसे सच बता दे कि उमर अब कभी नहीं आएगा, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल रखा। उसने आलिया के सिर पर हाथ रखा और बोला, फिक्र मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये उसने आलिया से ज्यादा खुद को तसल्ली देने के लिए कहा था। अगले 2 घंटे हवेली में मुसीबत की तरह गुजरे। बारात का टाइम निकल चुका था और उमर का फोन बंद आ रहा था। उसके घर वाले भी परेशान थे और यहाँ आलिया के पेरेंट्स की हालत खराब हो रही थी। खानदान की इज्जत दाव पर लगी थी। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। शायद लड़का भाग गया। सुना है उसे कोई और पसंद थी। हाय, बेचारी आलिया, अब इससे कौन शादी करेगा? ये बातें तीरों की तरह आलिया के पापा वसीम साहब के कानों में चुभ रही थी। वो ड्राइंग रूम में सिर पकड़कर बैठे थे। मेरी तो नाक कट गई भाई साहब, अब मैं आलिया को लेकर कहाँ जाऊँ? वो लगभग रोने ही वाले थे। कमरे के कोने में सोफे पर बैठा इरफान खामोशी से ये तमाशा देख रहा था। आखिर ये सब उसी की तो लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा था। अब वक्त था उसके फाइनल डायलॉग का। इरफान के पापा सिकंदर साहब ने गला खंकारते हुए कहा, वसीम, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई फैसला करना होगा। बच्ची सज धज कर बारात का इंतजार कर रही है, लेकिन बारात नहीं आई। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें इरफान पर टिक गई। उसने अपनी बात शुरू की। अगर आप लोग इजाजत दे तो। आलिया मेरे घर की इज्जत है, मैं उसे इस तरह बदनाम होते नहीं देख सकता। अगर चाचा जी को कोई एतराज ना हो तो मैं आलिया से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। कमरे में जैसे बम फट गया। वसीम साहब ने यकीन न होने वाली नजरों से इरफान को देखा। कहा 18 साल की नाजुक सी आलिया और कहा 30 साल का ये रोबीला सख्त मर्द इरफान। दोनों के बीच 12 साल का बड़ा गैप था, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में यह ऑफर किसी वरदान से कम नहीं था। इरफान बेटे, तुम वाकई यह करोगे?
वसीम साहब की आंखों में आंसू आ गए। जी चाचा जी, खानदान की इज्जत मेरी इज्जत है। इरफान ने शराफत का नकाब ओढ़कर दिल ही दिल में अपनी जीत का जश्न मनाया। उधर कमरे में आलिया किसी स्टैचू की तरह बैठी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी तकदीर ने पलक झपकते ही उसे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। आलिया की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे जब उसे बताया गया कि उमर नहीं आया और अब उसका निकाह इरफान से होगा। तो उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वो तो उसे अपने भाइयों जैसा मानती थी। वो उससे शादी का सोच भी कैसे सकती थी। लेकिन माँ की मिन्नतें और बाप की पगड़ी की दुआई देकर उसे चुप करा दिया गया। कबूल है, कांपती आवाज में उसने 3 बार कहा और उसी पल वो इरफान खान की बीवी बन गई। विदाई के वक्त वो एक बेजान लाश की तरह इरफान के साथ चल रही थी। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि जिस शख्स को वो अपना मसीहा समझ रही है, असल में वही उसकी बर्बादी का मास्टरमाइंड है। इरफान ने उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बाकी गाड़ियां पीछे छूट गई, लेकिन इरफान ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और रास्ता बदल लिया। भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? घर तो दूसरी तरफ है, आलिया ने हिचकियों के बीच पूछा। इरफान ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की और सख्ती से कहा, आज के बाद मुझे भाई मत कहना आलिया, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। उसकी आवाज में ऐसी कड़वाहट और सख्ती थी कि आलिया सहम गई। गाड़ी शहर से दूर इरफान के प्राइवेट फार्म हाउस पर जाकर रुकी। ये वो जगह थी जहाँ वो सुकून के लिए आता था, लेकिन आज वो यहाँ अपना सबसे कीमती इनाम लेकर आया था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और कहा, नीचे उतरो। आलिया लड़खड़ाते कदमों से नीचे उतरी। भारी लहंगे की वजह से वो गिरने ही वाली थी कि तभी इरफान ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। इस नजदीकी ने आलिया के दर्द को और बढ़ा दिया। वो अपना दुख उस शख्स से बांटना चाहती थी जिस पर उसने बचपन से भरोसा किया था, इसलिए वो उसके सीने से लगकर फुट फुट कर रोने लगी। भाई, वो बेवफा मुझे छोड़ गए। उमर ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं मर जाऊंगी भाई। वो इरफान के कोट के कॉलर को मुट्ठियों में भींचकर अपना गम हल्का कर रही थी। आलिया की इस नजदीकी और उसकी महक ने इरफान के अंदर सोए हुए जुनून को जगा दिया। उसे उमर के नाम से सख्त नफरत महसूस हुई। वो आदमी जिसका वजूद उसने मिटा दिया था, उसका नाम अभी भी उसकी बीवी की जुबान पर था। इरफान ने उसे खुद से अलग नहीं किया, बल्कि और जोर से अपनी तरफ खींच लिया। उसका हाथ आलिया की कमर पर रेंगता हुआ ऊपर की तरफ गया। आलिया तो बस अपने उमर के गम में डूबी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस शख्स के गले लगकर वो रो रही है, उसकी आंखों में हमदर्दी नहीं, बल्कि बेइंतहा दीवानगी और प्यास है। उसकी नजर आलिया के गर्दन पर चमकते पसीने और आंसुओं की बूंदों पर गई। इरफान का सब्र जवाब दे रहा था। 15 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हो रहा था। वो उसकी तरफ झुका। आलिया को लगा कि शायद वो उसे चुप कराने के लिए उसके सिर को चूमेगा, जैसा वो बचपन में किया करता था। लेकिन इरफान के इरादे कुछ और ही थे। जैसे ही इरफान के तपते होठ आलिया के गर्दन के नाजुक हिस्से पर टिके, उसके पूरे वजूद में एक करंट सा दौड़ गया। आलिया की हिचकियां अचानक थम गई। ये भाई वाला प्यार तो बिल्कुल नहीं था। वो टच, वो इंटेंसिटी और गर्दन को झुलसाती हुई इमरान की गर्म सांसें, ये कुछ और ही था। इरफान भाई, आलिया ने बेहद कमजोर आवाज में उसे रोकने की कोशिश की। इरफान ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उसने आलिया का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और उसकी आंखों में गहराई से झांका। मैंने कहा था ना, मुझे भाई मत कहना। उसकी आवाज भारी और मदहोश थी। आज तक मैंने बहुत सब्र किया आलिया, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर उस उम्र का नाम दोबारा तुम्हारी जुबान पर आया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कितनी नाजुक हो। आलिया डर से कांपने लगी। उसके सामने खड़ा ये शख्स कोई इरफान नहीं था जिसे वो जानती थी। ये कोई अजनबी था, कोई जुनूनी सनकी इंसान। चलो अंदर। इरफान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए फार्म हाउस के हॉल की तरफ ले गया। आलिया किसी कठपुतली की तरह बेबस होकर उसके पीछे खींचती चली गई। कमरे में पहुंचते ही इरफान ने उसे बेड की तरफ धक्का दिया। आलिया खुद को संभाल नहीं पाई और गिर गई। इरफान ने दरवाजा लॉक किया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। आज तुम्हारे सारे आंसू और शिकायतें खत्म हो जाएगी। आज तुम्हें पता चलेगा कि असल प्यार में होता क्या है और उसे हासिल कैसे किया जाता है। आलिया पीछे खिसकने लगी। नहीं इरफान भाई, प्लीज, मुझे डर लग रहा है। डरना भी चाहिए तुम्हें। इरफान बेड के किनारे बैठ गया और आलिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। क्योंकि तुमने उस आदमी से प्यार करने की गलती की जो तुम्हारे काबिल ही नहीं था, और इस गलती की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। उसने झुककर आलिया के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा आलिया कि तुम उस धोखेबाज को ही नहीं, पूरी दुनिया को भूल जाओगी। कमरे की लाइट डिम हो गई। आलिया की जिंदगी की एक लंबी अंधेरी रात शुरू हो चुकी थी। इरफान की मोहब्बत एक ऐसे तूफान की तरह थी जो सब कुछ तबाह करने पर उतारू थी, और आलिया उस तूफान के बीचों बीच अकेली और बेबस खड़ी थी। सुबह की पहली किरणें पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी, लेकिन वहां की हवा में अभी भी रात का वो दम घोटता भारीपन और घुटन मौजूद थी। पूरे कमरे में खामोशी छाई थी। जब इरफान की आंख खुली
तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी। ये चैन उसे सालों बाद मिला था। उसने करवट लेकर देखा। आलिया बेड के दूसरे कोने पर खुद को समेटे घुटनों में सिर छिपाए लेटी थी। उसका वजूद अभी भी कांप रहा था। वो शायद जाग रही थी या फिर रात के उस खौफनाक मंजर के सदमे में थी। इरफान कोहनी की बल उठा और उसे गौर से देखा। आलिया के बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथों पर जगह जगह नीले निशान थे, जो रात की उस हैवानियत की गवाही दे रहे थे। उसकी हालत देखकर किसी भी नॉर्मल इंसान का दिल पसीज जाता। उसे पछतावा होता, लेकिन इरफान कोई आम इंसान नहीं था। उसकी आंखों में गिल्ट नहीं, बल्कि एक जीत वाली चमक और मालिकाना हक का एहसास था। उसने जैसे ही आलिया के चेहरे से बाल हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, आलिया ने नींद में ही जोर का झटका खाया और डर कर और भी सिमट गई। इरफान का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी आंखों में एक साया सा लहराया और वो पास्ट की यादों में खो गया। उसे खुद याद नहीं था कि उसकी ये दीवानगी आखिर कब और कहाँ से शुरू हुई थी। शायद ये सब तब शुरू हुआ था जब इरफान कॉलेज से लौटता और छोटी सी आलिया फ्रॉक पहने हाथ में गुड़िया लिए भागती हुई उसके कमरे में आती। वो इरफान की चाचा की बेटी थी, घर की सबसे छोटी और सबकी लाडली। शुरुआत में तो ये बस एक खून का रिश्ता था, एक जिम्मेदारी थी जो वक्त के साथ गहरी होती गई। जैसे जैसे आलिया बड़ी होती गई, इरफान का जुनून भी बढ़ता गया। वो कब उसकी जिद, उसकी आदत और फिर उसकी जरूरत बन गई, इरफान को खुद पता नहीं चला। वो अक्सर लॉन में बैठकर उसे कॉलेज जाते हुए देखता। उसकी हंसी, उसका चलना, उसका बात करना। इरफान को लगता था कि आलिया की हर अदा सिर्फ उसके लिए है। उसने कभी अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया, क्योंकि वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। उसे अपनी पर्सनैलिटी और अपने रुतबे पर इतना घमंड था कि उसे यकीन था, आलिया तो उसी की है, जब चाहेगा हाथ बढ़ाकर अपना बना लेगा। उनके बीच का 12 साल का फासला उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि खानदान में इरफान की मर्जी के आगे कोई नहीं बोलता था। लेकिन फिर वो मनुष्य शाम आई। इरफान ऑफिस से थक कर लौटा था। लाउंज में उसकी माँ और चाची बड़े अच्छे मूड में बैठी मिठाई खा रही थी। आओ इरफान बेटा, मुंह मीठा करो। उसकी मम्मी ने प्लेट आगे बढ़ाई। किस खुशी में मम्मी? उसने टाई की नॉट ढीली करते हुए बेदिली से पूछा। अरे, तुम्हें तो पता ही नहीं, आज आलिया का रिश्ता पक्का हो गया, चाची ने चहकते हुए बताया। लड़का बहुत अच्छा है, आलिया के दोस्त का भाई है, उमर। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। ये सुनते ही इरफान को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास बम फोड़ा हो। उसका हाथ वही जम गया। मिठाई की प्लेट उसकी नजरों के सामने धुंधली हो गई। पसंद करते हैं? उसके हलक से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली। हाँ बेटा, दोनों एक ही कॉलेज में साथ पढ़े हैं। आलिया बहुत खुश है। बस अगले महीने की तारीख तय कर रहे हैं हम शादी की। इरफान ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रखा, जो उसे जहर जैसा कड़वा लगा। उसके अंदर एक लावा उबल रहा था, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह वही सख्त और शांत मुखड़ा बनाए रखना जरूरी था। वो वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसका सब्र टूट गया। उसने हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। उसकी सांसें फूल रही थी और आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। आलिया मेरी है, सिर्फ मेरी। वो दहाड़ा। वो पूरी रात उसने जागकर गुजारी। ये उमर कौन था? उसकी क्या हैसियत थी कि वो इरफान खान की चीज पर हाथ डाले? उसी रात इरफान ने अपने खास आदमियों को फोन करके उमर की पूरी कुंडली निकलवा ली। वो एक मिडिल क्लास लड़का था, जो सिर्फ अपनी मोहब्बत के दम पर आलिया को ले जाना चाहता था। इरफान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने इंतजार करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पानी अब सिर से ऊपर जा चुका था। आलिया किसी और को दिल दे बैठी थी, और ये बात उसकी ईगो पर एक गहरे जख्म की तरह थी। अब ये सिर्फ प्यार नहीं था, अब ये जिद और इंतकाम बन चुका था। अगर वो सीधे रास्ते मेरी नहीं हो सकती, तो मैं तकदीर का रास्ता ही मोड़ दूंगा। उसने शीशे में अपने अक्स को देखते हुए कसम खाई। उसी दिन उसने उमर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उसे जान से मारना तो बहुत आसान था, लेकिन इरफान आलिया की नजर में कातिल नहीं बनना चाहता था। वो उसका मसीहा बनना चाहता था। वो चाहता था कि हालात ऐसे बने कि आलिया खुद तड़प कर उसके पास आए, चाहे मजबूरी में ही सही। और फिर वही हुआ जो उसने चाहा था। इरफान यादों से बाहर आया। उसके सामने वही आलिया थी, जिसके लिए उसने दुनिया के सारे कायदे कानून तोड़कर रख दिए थे। वह अब उसके बिस्तर पर थी, उसकी पहुंच में। आलिया, उसने भारी और गहरी आवाज में पुकारा। आलिया का पूरा वजूद जैसे पत्थर का हो गया। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने अपनी फटी हुई कुर्ती को ठीक करने की एक नाकाम कोशिश की और दीवार से और भी चिपक गई। जी, जी इरफान भाई। उसके मुंह से डर के मारे वही पुराना शब्द निकल गया। ये सुनते ही इरफान का पारा चढ़ गया। वो झटके से आगे बढ़ा और आलिया का बाजू पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। आलिया के मुंह से चीख निकल गई। इरफान ने दांत पीसते हुए कहा, कितनी बार समझाओ तुम्हें? भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा। अपने शोहर को भाई कहना गुनाह है, और मुझे इस शब्द से सख्त चिढ़ है। आलिया दर्द और डर से तड़प उठी। मुझे मुझे जाने दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। इरफान जोर से हंसा। तुम अपने घर में ही हो जाना।
ये तुम्हारा घर है और अब तुम यही रहोगी मेरे साथ, मेरी बनकर। उसने आलिया का चेहरा ऊपर उठाया ताकि वो उसकी आंखों में देख सके। आलिया नजरें चुरा रही थी। वो उस शख्स का सामना नहीं कर पा रही थी जिसने एक ही रात में उसकी रूह को कुचल कर रख दिया था। मेरी तरफ देखो, इरफान ने हुक्म दिया। आलिया ने कांपते हुए पलकें उठाई। उसकी आंखों की वीरानी देखकर भी इरफान को जरा भी रहम नहीं आया। तुम्हारी हालत खराब लग रही है, फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं, इरफान ने इतने नॉर्मल लहजे में कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं मैं मर जाऊंगी इरफान। आलिया की आवाज टूट रही थी। आपने मेरे साथ धोखा किया है। आप जानते थे कि मैं उमर से प्यार करती हूँ, फिर भी आपने। इरफान का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसने आलिया के जबड़े को अपनी उंगलियों से सख्ती से दबोच लिया। बस, आज आखिरी बार मैं तुम्हारे मुंह से उस बदकिस्मत का नाम सुन रहा हूँ। इसके बाद अगर तुमने उसका नाम लिया या उसके लिए एक भी आंसू बहाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आंखों में ऐसी दरंदगी थी कि आलिया के शब्द गले में ही घुट गए। उमर बुज़दिल था, भाग गया। मैं मर्द हूँ, मैंने तुम्हें अपनाया है, इज्जत दी है, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, इरफान ने बड़ी बेरुखी से कहा और उसे झटके से छोड़ दिया। आलिया बिस्तर पर गिर गई। शुक्रगुजार? उस शख्स की शुक्रगुजार जिसने उसकी मर्जी के बिना उसका सब कुछ लूट लिया, जिसने उसकी मोहब्बत का तमाशा बना दिया। उठो। इरफान अब बिस्तर से उतर चुका था और अपना ड्रेसिंग गाउन पहन रहा था। 10 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे ब्रेकफास्ट टेबल पर तुम्हारा इंतजार रहेगा। और हाँ, वो दरवाजे के पास रुक गया। वही पहनना जो मैंने तुम्हारे लिए कबर्ड में रखा है। मुझे अपनी बीवी सलीके से तैयार अच्छी लगती है। वो चला गया, लेकिन कमरे में उसकी खुशबू और उसका ख्वाब पीछे छोड़ गया। आलिया ने अपने टूटते हुए वजूद के साथ खुद को बेड से नीचे उतारा। उसके जिस्म का रोम रोम दर्द कर रहा था। वह आईने के सामने खड़ी हुई तो अपना ही अक्स उसे अजनबी लगा। उसकी गर्दन और बाजुओं पर नीले निशान प्यार के नहीं बल्कि इरफान के जुनून और जबरदस्ती के निशान थे। ये शादी नहीं है, ये कैद है, उसने खुद से कहा। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। उसे फिर से उमर की याद आई। उमर, तुम कहाँ हो? तुम क्यों नहीं आए? क्या तुम वाकई बेवफा निकले? यह इरफान सच कह रहा है। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। क्या उमर वाकई उसे इस नरक में अकेला छोड़ सकता था? हकीकत यही थी कि अब आलिया इरफान की बीवी थी। उसने कांपते हाथों से अलमारी खोली। वह एक गहरे लाल रंग की साड़ी लटकी थी जिसके साथ एक छोटा सा नोट था। लाल रंग तुम पर बहुत जचता है, बिल्कुल मेरी मोहब्बत के रंग जैसा। आलिया को घिन आ गई। उसका मन किया कि उस साड़ी को नोच कर फेंक दे, लेकिन तभी उसे इरफान का गुस्सा याद आ गया। वो जानती थी कि अब विरोध करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्यादा तकलीफ सहना था। उसने बेजान हाथों से वो साड़ी उठाई और तैयार हो गई। नाश्ते की टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे थे, लेकिन आलिया को लग रहा था जैसे वो खाना नहीं कांटे निगल रही हो। इरफान सामने बैठा बड़े आराम से अखबार पढ़ रहा था और चाय की चुस्कियां ले रहा था। बैठो, उसने अखबार से नजरें हटाए बिना इशारा किया। आलिया चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नजरें जमीन पर टिकी थी। खाओ, इरफान ने हुक्म दिया। मुझे भूख नहीं है, आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी आवाज निकाली। इरफान ने अखबार बंद करके साइड में रखा। उसकी आंखों में फिर वही पुरानी सख्ती लौट आई। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हें भूख है या नहीं, मैंने कहा खाओ, तुम्हें ताकत की जरूरत है, अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत है। उसने कांपते हाथों से टोस्ट का एक टुकड़ा उठाया। आज हम कहीं जा नहीं रहे, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है, आज पूरा दिन हम साथ बिताएंगे। इरफान ने मुस्कुराते हुए आलिया के हाथ पर अपना हाथ रखा। आलिया ने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। आलिया, इरफान का लहजा अचानक गंभीर हो गया। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। मैं जिस चीज को चाहता हूँ उसे पाने के लिए दुनिया जला सकता हूँ। तुम्हें हासिल करना मेरा एक सपना था जो अब पूरा हो चुका है। अब तुम खुशी से रहो या रोकर, तुम्हें रहना मेरे साथ ही है। बेहतर यही होगा कि तुम इस सच को स्वीकार कर लो। उमर तुम्हारा बीता हुआ कल था और मैं तुम्हारा आज और कल हूँ। आलिया की आंखों से एक आंसू टपक कर उसके हाथ पर गिरा। प्यार जबरदस्ती से नहीं होता इरफान, उसने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। आपने मेरा वजूद कैद कर लिया है, लेकिन मेरा दिल, उसे आप कभी नहीं जीत पाएंगे। इरफान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आई। उसने आलिया का आंसू अपनी उंगली से पोंछा। दिल का क्या है जानम, जब इंसान कैद होता है तो धीरे धीरे उसे अपनी जेल और जेलर दोनों से लगाव हो जाता है। वो थोड़ा हाथ झुककर उसके चेहरे के करीब आया और कहा, और अगर ना भी हो तो मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम मेरे पास हो, मेरे सामने हो, मेरी बाहों में हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। उसने आलिया के बालों में अपनी उंगलियां फेरी। अब नाश्ता खत्म करो, फिर मुझे तुम्हें अपना फार्म हाउस दिखाना है। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि यहाँ परिंदा भी मेरी मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता। आलिया खामोशी से नाश्ता करने लगी। उसे हर निवाला जहर की तरह कड़वा लग रहा था। बाहर सूरज पूरी चमक के साथ निकला था, लेकिन आलिया की जिंदगी में अंधेरा छा चुका था। उसे समझ आ गया था कि वो एक ऐसे शिकारी के जाल में फंस चुकी है जो उसे कभी आजाद नहीं करेगा।
इरफान उसे खाता देखकर खुश हो गया। उसका मिशन पूरा हो चुका था। आलिया उसकी थी, टूटी हुई, बिखरी हुई, लेकिन सिर्फ उसकी थी। और इरफान खान के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। कल रात जो कुछ भी हुआ और जिस तरह अचानक आलिया की विदाई होकर वो वहां से निकले थे, उसके बाद घर का हर मेंबर इसी फिक्र में था कि आलिया किस हाल में होगी। जैसे ही गाड़ी घर के सामने रुकी, इरफान नीचे उतरा और दूसरी तरफ जाकर आलिया के लिए दरवाजा खोला। आलिया ने बाहर निकलने की कोशिश तो की, लेकिन उसके कदम बुरी तरह डगमगा गए। वो जमीन पर गिरने ही वाली थी। इरफान ने बड़ी फुर्ती से उसे बाजू से पकड़ लिया। संभल कर मेरी जान, उसने ऊपर से तो बड़े प्यार से कहा, लेकिन अपनी उंगलियों से आलिया की बाह को इतनी बेरहमी से दबोचा कि वो दर्द से कराह उठी। ये उसकी तरफ से एक खामोश वार्निंग थी कि उसे अंदर जाकर अपनी जुबान बंद रखनी है। आलिया ने नजरें उठाकर उसे देखा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसके जिस्म से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली हो। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और सूखे हुए होठ उसे किसी चलती फिरती लाश जैसा बना रहे थे। लिविंग रूम में कदम रखते ही आलिया की मम्मी दौड़ती हुई आई और उसे गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? इरफान, तुम इसे कहाँ ले गए थे? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। माँ का प्यार देख आलिया का दिल भर आया और वो उनके गले से लगकर रोने लगी। उसका जी चाह रहा था कि वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दे कि ये इरफान कोई इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा है। वो अपनी कमीज हटाकर वो नीले निशान दिखाना चाहती थी जो इरफान ने उसे दिए थे। मम्मी, मैं। उसकी आवाज हिचकियों के बीच कहीं दबकर रह गई। उसकी माँ ने उसे खुद से थोड़ा अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। एक माँ का दिल खतरे को भाप चुका था। आलिया, क्या बात है? तुम इतनी डरी सहमी क्यों हो? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों है? इरफान बेटा, इसे अचानक क्या हो गया है? वसीम साहब भी अपना अखबार एक तरफ रखकर खड़े हो गए थे और उनकी आंखों में साफ चिंता झलक रही थी। उस वक्त कमरे में मौजूद हर शख्स की नजरें इरफान के चेहरे पर जम गई थी। एक पल के लिए आलिया को लगा कि शायद ये टॉर्चर अब खत्म हो जाए, शायद उसके पापा उसे इस नरक से निकाल ले। लेकिन इरफान के चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कुराहट थी जिसमें अब एक शातिर किस्म का दुख भी शामिल हो गया था। उसने बड़े आराम से आलिया के कंधे पर हाथ रखा। माँ की बाहों में होने के बावजूद आलिया उसके छूने भर से बुरी तरह कांप उठी। चाची, आप तो जानती ही है कि कल आलिया पर क्या बीती है। इरफान ने बड़ी सफाई से झूठ का जाल बुना। उसकी आवाज में एक बनावटी डर था। उम्र के धोखे ने इसे अंदर से तोड़ दिया है। बेचारी पूरी रात रोती रही और इसी सदमे ने इसकी ये हालत कर दी है। मैंने बहुत कोशिश की कि इसे नॉर्मल कर सकूं, लेकिन इसके दिल से उमर की बेवफाई निकल ही नहीं रही। इरफान ने इतनी सफाई से सारा गुनाह उमर पर डाल दिया था कि आलिया दंग रहकर उसका मुंह ताकने लगी। क्या? आलिया के होठ कांपे। नहीं मम्मी, ये सब झूठ। इससे पहले कि वो सच बोल पाती, इरफान ने उसे दोबारा अपनी गिरफ्त में खींच लिया। मैं समझ सकता हूँ आलिया, तुम अभी गहरे सदमे में हो। पुरानी बातें भूलने की कोशिश करो। देखो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसने उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, अगर एक शब्द भी और बोला तो कसम से तुम्हारे बाप को यही हार्ट अटैक आ जाएगा। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी अब एक इस्तेमाल की हुई चीज है। अपनी और अपने खानदान की इज्जत प्यारी है तो खामोश रहो। आलिया का जैसे खून ही जम गया। वो जानती थी कि इरफान जो कहता है उसे अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो बेबसी में पत्थर बनकर रह गई। उसकी माँ ने अपनी नम आंखों से बेटी को देखा। उन्हें इरफान की हर बात पर यकीन आ गया था। आखिर इरफान ने ही तो कल रात खानदान की इज्जत बचाई थी। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। शुक्र है तुम उस उम्र से बच गई बेटा। शुक्र करो कि तुम्हें इरफान जैसा हीरा मिल गया। देखो तुम्हारा कितना ख्याल रख रहा है। माँ के ये शब्द आलिया के दिल पर किसी तीर की तरह लगे। जिस शख्स को पूरी दुनिया हीरा समझ रही थी वो उसे अंदर से नोचकर खोखला कर चुका था। इरफान ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी चाल चली। चाचा जी, मैंने एक फैसला किया है। आलिया अगर यहाँ रहेगी तो रिश्तेदारों की बातें और पुरानी यादें इसे परेशान करती रहेगी। इसकी मेंटल हेल्थ अभी ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसे कुछ दिनों के लिए बाहर ले जाओ। आप इसे हनीमून समझ ले या बस एक ब्रेक। इसे बस सुकून की जरूरत है। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। वसीम साहब ने फौरन हामी भर दी। तुम इसे ले जाओ बेटा। जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाती इसे खूब घुमाओ फिराओ। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। आलिया की आंखें फटी की फटी रह गई। वो उम्मीद कर रही थी कि घर आकर वो सेफ हो जाएगी, लेकिन उसके अपने माँ बाप उसे वापस उसी कैद खाने में भेज रहे थे। पापा, मुझे यही रहना है प्लीज। उसने एक आखिरी कमजोर कोशिश की। नहीं बेटा। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। शोहर का घर ही असली घर होता है। इरफान ठीक कह रहा है, तुम्हें चेंज की जरूरत है। जाओ पैकिंग करो। इरफान ने आलिया की तरफ देखा और आंखों से इशारा किया। आप फिक्र ना करें चाची, मैं अभी इसे लेकर निकल रहा हूँ। मैं आलिया का इतना ख्याल रखूंगा कि वो सब कुछ भूल जाएगी। गाड़ी एक बार फिर सड़क पर दौड़ रही थी। आलिया फ्रंट सीट पर इरफान के बगल में बैठी खिड़की से बाहर तेजी से गुजरते नजारों को देख रही थी। उसके मन में एक धुंधली सी उम्मीद थी कि शायद वे एयरपोर्ट जा रहे हो या किसी ऐसी जगह जहाँ लोग होंगे।
जहाँ वो चैन की सांस ले सकेगी। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने दबी हुई आवाज में पूछा। इरफान ने मुस्कुराकर उसे देखा। इतने भोलेपन की एक्टिंग मत किया करो, मेरा दिल निकल जाता है। मतलब? तुम्हें क्या लगता है आलिया, मैं तुम्हें शिमला ले जाऊंगा, जहाँ लोगों की भीड़ हो, जहाँ तुम किसी को भी मदद के लिए पुकार सको? वो जोर से हंसा। मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मेरी मोहब्बत को प्राइवेसी पसंद है। उसने गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। आलिया का दिल डूबने लगा। ये वही जाना पहचाना रास्ता था, फार्म हाउस का रास्ता। नहीं, प्लीज इरफान, मुझे वहां मत ले जाइए। मुझे उस जगह से डर लगता है। वो घर नहीं, मेरे लिए कब्रिस्तान है। वो रोने लगी। मुझे कहीं भी ले चलिए, पर वहां नहीं। इरफान ने अचानक ब्रेक मारा। गाड़ी झटके से रुकी। वो उसकी तरफ मुड़ा और उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया। वही तुम्हारा घर है, और वही तुम्हारी जन्नत, और उस जन्नत का खुदा मैं हूँ। वहां सिर्फ मैं और तुम होंगे, कोई तीसरा नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई दखल अंदाजी नहीं। आप पागल है, आप एक साइको है। आलिया चीख उठी। इरफान के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक जुनूनी चमक आ गई। इश्क होता ही पागलपन है आलिया। होश में तो सौदे किए जाते हैं, और मैं सौदागर नहीं हूँ। चलो। गाड़ी दोबारा चल पड़ी, और 10 मिनट बाद वे उसी आलीशान फार्म हाउस के भारी लोहे के गेट के अंदर थे। गेट बंद होने की आवाज के साथ ही आलिया को लगा जैसे उसकी जिंदगी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। दिन हफ्तों में बदलने लगे। शुरू के कुछ दिन आलिया ने विरोध किया। उसने भूख हड़ताल की, इरफान से बात करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि कमरे की चीजें भी तोड़ डाली। लेकिन इरफान पर किसी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। वो सुबह ऑफिस जाता और आलिया को कमरे में बंद कर देता। वहां नौकर तो थे, लेकिन वो गूंगे बहरे की तरह थे, जो सिर्फ और सिर्फ इरफान के हुक्म के गुलाम थे। जब भी रात को इरफान घर लौटता, आलिया के लिए एक नया जहन्नुम साथ लाता। इरफान उसके लिए महंगे तोहफे लाता, हीरे के सेट, ब्रांडेड कपड़े, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स। देखो जाने मन, तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे पहनकर दिखाओ ना, वो फरमाइश करता। अगर आलिया इनकार करती तो वो जबरदस्ती पर उतर आता। अगर वो रोती तो उसके आंसू तक पी जाता। तुम्हारा रोना भी हसीन लगता है, लेकिन मुझे तुम्हारी वो हंसी पसंद है। वो कहाँ खो गई? वो अक्सर उसके चेहरे को देखकर पूछता। आलिया अब खामोश रहने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि उसके चीखने चिल्लाने से इरफान को और भी सुकून मिलता है। वो उसे तड़पते देख खुश होता था। इसलिए आलिया ने अपने चारों ओर खामोशी की एक दीवार खड़ी कर ली। वो घंटों खिड़की के पास बैठी बाहर गार्डन में देखती रहती, जहाँ रंग बिरंगे फूल थे, तितलियां थी, आजाद पंछी थे। लेकिन अंदर अंदर सिर्फ घुटन थी। एक शाम इरफान जल्दी घर आ गया। वो बहुत खुश था। उसके हाथ में एक बड़ा सा पिंजरा था, जिसमें एक बेहद खूबसूरत सफेद तोता था। देखो आलिया, तुम्हारे लिए लाया हो। तुम यहाँ अकेले बोर हो जाती हो ना? उसने पिंजरा टेबल पर रख दिया। आलिया ने उस कैद तोते को देखा, जो बेबसी से अपने पर फड़फड़ा रहा था। उसे उस परिंदे में अपना ही अक्स नजर आया। इसे छोड़ दीजिए, आलिया ने महीनों बाद अपनी मर्जी से कुछ कहा था। इरफान चौंक गया। इसे आजाद कर दीजिए, ये कैद में मर जाएगा। इरफान आलिया के करीब आया और उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी टिका दी। ये खास है आलिया, और खास चीजें आजाद करने के लिए नहीं होती, उन्हें संभल कर छुपा कर रखा जाता है, ताकि कोई उन्हें चुरा ना ले, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आलिया की आंखों में जो थोड़ी बहुत चमक आई थी, वो बुझ गई। मैं भी मर रही हूँ इरफान, क्या आपको नजर नहीं आता? उसने सपाट लहजे में कहा। मेरी रूह मर चुकी है, आप एक लाश के साथ रह रहे हैं। इरफान ने झटके से उसे अपनी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में पल भर के लिए फिक्र उभरी, लेकिन फिर वही सनक हावी हो गई। तुम कहीं नहीं जा रही, और ना ही तुम मरोगी। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम जीने पर मजबूर हो जाओगी। ये प्यार नहीं है, ये एक बीमारी है। इरफान का चेहरा सख्त हो गया। तैयार हो जाओ, आज रात मैंने कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम वही ब्लू कलर का ड्रेस पहनो, और हाँ, मुस्कुराना मत भूलना। मुझे उदास चेहरे पसंद नहीं है। वो हुक्म देकर बाथरूम में घुस गया। आलिया वही खड़ी रह गई। उसे पिंजरे में बंद उस तोते को देखा, जो अब थककर एक कोने में दुबक गया था। हम दोनों की किस्मत एक जैसी है दोस्त। उसकी वो हंसी, जो कभी पूरे घर को रोशन कर देती थी, जिसे उमर दीवानगी की हद तक चाहता था, अब इस वीरान फार्म हाउस की दीवारों में कहीं दफन हो चुकी थी। वो एक मशीन की तरह अलमारी की तरफ बढ़ी। उसे इरफान के लिए तैयार होना था, मुस्कुराना था, और एक खुशहाल बीवी का किरदार निभाना था, क्योंकि अब यही उसके बचने का इकलौता रास्ता था। इरफान उसे दुनिया से, उसके परिवार से, और सबसे बढ़कर उसकी अपनी पहचान से काट चुका था। वो जीत गया था, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि जब आप किसी तितली के पर तोड़कर उसे शीशे के जार में बंद कर देते हैं, तो वो तितली तो रहती है, लेकिन उसका हुस्न, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। आलिया के साथ भी यही हो रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। फार्म हाउस के डाइनिंग रूम में मोमबत्तियां जल रही थी, जिनकी मध्यम रोशनी में इरफान का चेहरा और भी डरावना लग रहा था। टेबल पर खाना सजा हुआ था, लेकिन इरफान की दिलचस्पी खाने में नहीं, बल्कि उस शराब की बोतल में थी, जो अब आधी खाली हो चुकी थी।
आलिया अपनी प्लेट में कांटे से लकीरें बना रही थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसे इरफान की हालत देखकर डर लग रहा था। आज उसने हद से ज्यादा पी ली थी। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल थी और चेहरा जुनून में तमतमाया हुआ था। तुम खा क्यों नहीं रही हो आलिया? इरफान ने लड़खड़ाती आवाज में कहा और अपना ग्लास फिर से भर लिया। आज तो जश्न का दिन है। हमें यहाँ आए हुए पूरा 1 महीना हो गया है। 1 महीना सिर्फ तुम और मैं। आलिया ने मुश्किल से अपनी नजरें उठाई। मुझे भूख नहीं है। इरफान जोर से हंसा। वो अपनी कुर्सी से उठा, लड़खड़ाते हुए आलिया के पास आया और उसके कदमों में घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसों से शराब की कड़वी गंध आ रही थी जो आलिया के चेहरे से टकरा रही थी। तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो ना? उस उम्र के बारे में? इरफान ने आलिया का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि आलिया की चुड़िया टूटने लगी। आलिया का दिल जोर से धड़का। नहीं इरफान, मैं झूठ मत बोलो। इरफान ने उसकी उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। तुम्हें लगता है वो आएगा, तुम्हें बचा लेगा? पागल लड़की, वो तो अपनी जान की भीख मांगकर भागा था। नशे की वजह से इरफान के दिमाग से सावधानी का पर्दा हट चुका था। उसका अहंकार उसके होश पर हावी हो गया। एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो खुद से बातें करने के अंदाज में बोला। तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा था? जब मेरे आदमियों ने उसे गोदाम में कुर्सी से बांध रखा था तो वो गिड़गिड़ा रहा था। कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं आलिया से शादी नहीं करूंगा। आलिया के हाथ से कांटा गिर गया। उसकी सांसें रुक सी गई। आपके आदमियों ने? इरफान ने उसके गाल पर हाथ फेरा। वो अब पूरी तरह होश खो चुका था। हाँ जाने मन, ये सारा खेल मेरा ही तो था। अगर मैं उसे किडनैप ना करवाता, उसे गायब ना करता, तो तुम मेरी कैसे होती? मैंने उन गुंडों को डबल पैसे दिए थे सिर्फ इसलिए कि आलिया की बारात ना आए। वो बड़े गर्व से अपना कारनामा सुना रहा था, इस बात से बेखबर कि वो अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद रहा है। मैं पागल थोड़ी ही था जो तुम्हें किसी और का होने देता। उमर को तो मैंने जिंदा छोड़ दिया, यही उस पर मेरा बहुत बड़ा एहसान था। वो तो सिर्फ एक मोहरा था, असली बाजी तो मुझे जीतनी थी। और देखो, मैं जीत गया। आलिया पत्थर बनी बैठी रही। उसके दिमाग में जैसे धमाके हो रहे थे। तो उमर बेवफा नहीं था, वो भागा नहीं था, उसे किडनैप किया गया था। और ये सब उस शख्स ने किया जिसे वो अपना रक्षक, अपना मसीहा समझती रही। इरफान अपनी बात पूरी करते ही नशे की वजह से वही कालीन पर लुढ़क गया और कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गया। आलिया ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये बेबसी के आंसू नहीं थे, ये नफरत और इंतकाम की आग थी। उसके अंदर का डर अब खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक ठंडे सख्त इरादे ने ले ली थी। उसने बेहोश पड़े इरफान को नफरत से देखा और दबी हुई आवाज में बोली, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है इरफान खान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगली सुबह जब इरफान की नींद खुली तो उसका सिर बुरी तरह भारी था। उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। फ्रेश होकर वो जैसे ही लाउंज में आया, आलिया वहां पहले से ही तैयार बैठी थी। आज आलिया के चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून और कॉन्फिडेंस था। आलिया, इरफान ने उसे संजीदगी से पुकारा और कॉफी का मग लिए उसके सामने सोफे पर बैठ गया। मुझे घर जाना है, मम्मी पापा से मिलने, आलिया ने बिना किसी इमोशन के सपाट लहजे में कहा। इरफान के माथे पर सिलवटें आ गई। मैंने कहा था ना कि 1 महीना हो चुका है इरफान। आलिया ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मम्मी रोज फोन पर रोती है, ताया जी भी कह रहे हैं कि अब हद हो गई है, वापस आ जाओ। अगर हम आज नहीं गए तो ये खुद यहाँ आ जाएंगे, और आप जानते हैं कि अगर वो यहाँ आ गए तो आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। इरफान को लगा कि आलिया सही कह रही है। घर वाले काफी प्रेशर डाल रहे थे। उसे लगा शायद अब आलिया पूरी तरह टूट चुकी है और उसका डर अब खत्म हो गया है, क्योंकि कल रात उसने कोई तमाशा नहीं किया था। उसे लगा उसने आलिया को सुधार दिया है। ठीक है, इरफान ने कॉफी की चुस्की ली, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए। शाम को हम वापस आ जाएंगे, और ध्यान रहे वहाँ कोई ड्रामा करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम तुम जानती हो। आलिया ने नजरें झुका ली। मैं जानती हूँ। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, आलिया को लगा जैसे वो किसी खुली हवा में सांस ले रही हो। लाउंज में पूरा परिवार मौजूद था। इरफान ने आलिया का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था ताकि सबको लगे कि उनके बीच सब कुछ परफेक्ट है। मेरी बच्ची, उसकी माँ ने जैसे ही आलिया को देखा, उनका दिल बैठ गया। 1 महीने के अंदर आलिया आधी रह गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो चुलबुली आलिया अब बस एक साया बनकर रह गई थी। ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? वसीम साहब भी परेशान होकर आगे बढ़े। इरफान, ये बच्ची बीमार लग रही है, क्या तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया? इरफान ने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाने की कोशिश की। चाचा जी, बस मौसम बदल रहा है और थोड़ी कमजोरी है, मैं इसका पूरा ख्याल रख रहा हूँ। ख्याल? अचानक आलिया की आवाज गूंजी। उसकी आवाज इतनी तेज और साफ थी कि सब दंग रह गए। उसने एक झटके में अपना हाथ इरफान की पकड़ से छुड़ा लिया। आलिया, इरफान ने दबी हुई आवाज में उसे वार्निंग दी। उसकी आंखों में गुस्सा चमकने लगा, लेकिन आलिया अब रुकने वाली नहीं थी। वो 2 कदम पीछे हटी और अपने पेरेंट्स के पास जाकर खड़ी हो गई।
ये शख्स मेरा ख्याल नहीं रख रहा, ये मुझे मार रहा है, पल पल मार रहा है। आलिया, दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? चलो यहाँ से। इरफान तेजी से उसकी तरफ झपटा। खबरदार। आलिया ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था जिसे इरफान कंट्रोल करता था, वहां अब सिर्फ नफरत थी। मेरे करीब भी मत आना, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है इरफान खान। आलिया की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। वहां मौजूद सिकंदर साहब और बाकी सब सन रह गए। सिकंदर साहब ने हैरानी से पूछा, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारा शोहर है। शोहर नहीं, मुजरिम है ये मेरा। आलिया चीख पड़ी, ये वही इंसान है जिसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। आप सबको क्या लगता है कि उमर बेवफा था, वो भाग गया था? नहीं, उमर को इसने किडनैप करवाया था। उसने कांपती उंगली से इरफान की तरफ इशारा किया। इस दरिंदे ने मेरी शादी वाले दिन उमर को उठवाया, गुंडों को पैसे दे ताकि बारात ना आ सके और ये मुझसे जबरदस्ती निकाह कर सके। इसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और ये सब इसने कल रात नशे की हालत में खुद मुझे बताया है। इरफान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पिछली रात की धुंधली बातें याद आने लगी। बकवास बंद करो आलिया, ये पागल हो गई है, इसकी दिमागी हालत बिगड़ गई है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। आलिया ने रोते हुए अपनी आस्तीन ऊपर की। उसकी बाहों पर इरफान की उंगलियों के नीले निशान साफ दिख रहे थे। देखिए इसे, जिसे आप हीरा समझ रहे थे, ये जानवर है। इसने मुझे कैद करके रखा, मुझे मारता है, धमकियां देता है कि अगर मैंने मुंह खोला तो ये पापा को मार डालेगा। लेकिन अब मैं नहीं डरती। आलिया की माँ अपनी बेटी के जख्म देखकर चीख पड़ी। वसीम साहब का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। इरफान, सिकंदर साहब की गरजदार आवाज हॉल में गूंजी। क्या ये सच है? इरफान ने पहली बार अपने बाप की आंखों में खौफ देखा। पापा, मैं इससे प्यार करता हूँ। मैंने जो भी किया इसे पाने के लिए किया। चुप हो जाओ बदतमीज। एक जोरदार थप्पड़ इरफान के मुंह पर पड़ा। यह हाथ वसीम साहब का नहीं, खुद उसके पापा सिकंदर साहब का था। तुमने मेरी परवरिश पर कालिक पोत दी, अपनी बहन जैसी कजिन की इज्जत तार तार कर दी। गुंडागर्दी, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था? पापा, मैंने सिर्फ अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए। मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं, कुर्बानी का नाम है। सिकंदर साहब ने उसे धक्का दिया। तुमने अपनी हवस को मोहब्बत का नाम दे दिया। तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। इरफान पागलों की तरह आलिया की तरफ बढ़ा। आलिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चलो मेरे साथ। ये लोग नहीं समझेंगे, दूर रहो मुझसे। आलिया ने नफरत से उसके चेहरे पर थूका। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे कैद कर लोगे तो मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी? मैं तुमसे नफरत करती हूँ इरफान, मेरी रूह तुमसे नफरत करती है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ उस नर्क में वापस नहीं जाऊंगी। मुझे तलाक चाहिए। इरफान पागलों की तरह हंसने लगा। तलाक? तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मौत ही हमें अलग कर सकती है, तो फिर तुम मेरे लिए मर चुके हो, आलिया ने दो टूक शब्दों में कहा। वसीम साहब ने आगे बढ़कर आलिया को गले लगा लिया। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। मैं अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में इसे कुर्बान करता रहा, पर अब और नहीं। इरफान, आज के बाद तुम इस घर में कदम नहीं रखोगे। सिकंदर साहब ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं और किडनैपिंग का केस दर्ज करवाओ। दफा हो जाओ। खबरदार, जो आज के बाद आलिया के आसपास भी नजर आए तो मेरे लिए मर चुके हो। इरफान ने चारों तरफ देखा। हर किसी की आंखों में उसके लिए नफरत थी। और आलिया, जिसके लिए उसने सब कुछ दाव पर लगा दिया था, उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई कीड़ा हो। उसका जुनून, उसका पैसा, उसकी ताकत सब मिट्टी में मिल चुके थे। वो लड़खड़ाती कदमों से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसने स्टीयरिंग व्हील पर सिर दे मारा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पछतावे के नहीं बल्कि अपनी हार के। वो जीतकर भी सब कुछ हार गया था। 6 महीने बाद यूनिवर्सिटी के लॉन में धूप खिली हुई थी। आलिया हाथ में किताबें ले अपनी सहेलियों के साथ चल रही थी। उसके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान तो नहीं थी, लेकिन एक गहरा सुकून और ठहराव था। उसका तलाक हो चुका था। शुरू में घर वालों को समाज की फिक्र हुई, लेकिन इरफान के जुल्मों को जानकर वे उसकी ढाल बन गए। इरफान को खानदान से बेदखल कर दिया था और खबर थी कि वो देश छोड़कर कहीं दूर जा चुका है, अपने अकेलेपन और जुनून के साथ। उसने किताबें सीने से लगाई और क्लास की तरफ बढ़ गए। उसकी जिंदगी का एक खौफनाक चैप्टर बंद हो चुका था। अब वो खुद अपनी तकदीर लिखने जा रही थी। आलिया ने अपनी लाइफ के उस काले दौर को पीछे छोड़ दिया था। उसने तय कर लिया था कि अब वो कभी किसी के सामने बेबस नहीं होगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। दिन रात की मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। आज आलिया आईने के सामने खड़ी अपनी पुलिस की वर्दी देख रही थी। उसके कंधों पर चमकते सितारे उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। वो अब सिर्फ आलिया नहीं बल्कि इंस्पेक्टर आलिया खान थी। उसकी आंखों में अब वो पुराना डर नहीं बल्कि एक गजब का कॉन्फिडेंस था। मोहब्बत शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन उसने खुद को पा लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नई कहानियों के सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।